गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम चैप्टर नंबर 3 बच्चों अध्ययन कर रहे थे। उसमें 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और तीसरे पार्ट में बच्चों, क्योंकि 3 भागों में बांटते हुए इस पार्ट को हम अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी शताब्दी का संकट, यहाँ से हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्टिंग होगा। तो रोमन साम्राज्य को हम 3 भागों में बांटते हुए अध्ययन कर रहे हैं। पहले 2 जो पार्ट थे उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य की स्थिति कैसी थी बच्चों, उस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तीसरी शताब्दी का संकट। प्रथम और द्वितीय शताब्दियों रोमन साम्राज्य के लिए शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार लेकर आए। अर्थात इससे तात्पर्य है कि इससे पूर्व जो हमने प्रथम और द्वितीय शताब्दी के बारे में अध्ययन किया था, उसमें हमें ज्ञात होता है कि उस काल में रोमन साम्राज्य में शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का क्षेत्र था। लेकिन क्या होता है कि तीसरी शताब्दी तक आते आते अनेक तनावपूर्ण स्थितियां सामने आ गई। ईरान में 225 ईसा पूर्व में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभरकर सामने आया। यह ससाने वंश कहलाता था। इसने मात्र 15 वर्षों में फरात की दिशा में तेज़ी से विस्तार कर लिया। अर्थात जो फरात क्षेत्र था उसकी ओर अपना विस्तार बना लिया। 3 भाषाओं में खुदे शिलालेखों में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने कहा कि उसने 6000 रोमन सेना को नष्ट कर दिया। 60,000 सेना को नष्ट कर दिया और रोम साम्राज्य की पूरी राजधानी और एंटियाक पर भी कब्जा कर लिया। तो शाहपुर शासक थे, उन्होंने कहा कि मैंने रोम साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उसकी 60,000 सेना को भी मैंने समाप्त कर दिया। इसके अलावा कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदाय, जिनमें एन्नानाई, फ्रेंच और गोथ आदि शामिल थे, ये ईरान और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। तो 250 से 280 ईस्वी तक उन प्रांतों पर बार बार आक्रमण झेलने पड़े जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे। रोम वासियों को डैन्यूब नदी को आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए अंततः लाचार होना पड़ा और 47 वर्षों में 25 सम्राट आसीन हुए। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य पर गहरा संकट छाया था। अर्थात इससे तात्पर्य है, या इससे हमें यह ज्ञात होता है कि 47 वर्षों में 25 सम्राटों ने शासन किया। तो इससे स्पष्ट है कि वहाँ की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, बार बार शासक बदल रहे थे। लिंग साक्षरता और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रोम साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें पति पत्नी और उनके 1 या 2 बच्चे। तो एकल परिवार का चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। जो बड़े वयस्क यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के, या यूँ कहें शादीशुदा जो बच्चे होते थे, वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे, बल्कि एक वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। यानी कि जो बड़े होते थे वो माता पिता के साथ या तो बिल्कुल नहीं रहते थे या बहुत कम रहते थे। वहीं दासों को परिवारों में शामिल किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के परिवार के लिए यहाँ यह अवधारणा थी कि प्रथम सदी ईसा पूर्व तक पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकती। तो स्टार्टिंग में क्या था कि पत्नी जो है अपनी संपत्ति को पति को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी प्रथम शताब्दी तक, परंतु अपने पैतृक परिवार में पूरे अधिकार बनाए रखती थी। अर्थात माता पिता के जो संपत्ति थी उसमें उसका पूरा हक होता था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान पति को मिल जाता था। तो क्या होता था कि पति को जो महिला की संपत्ति होती थी, जो उसे दहेज के रूप में मिलती थी, उस पर पति का अधिकार होता था। आज भी होता है। जैसे बच्चों
किंतु अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। और यदि उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो वह महिला क्या होती थी कि उसके पिता की संपत्ति पर मालिक बन जाती थी। तलाक देना सरल था। तलाक की स्थिति कैसी थी बच्चों? सरल थी, आसान थी। इसके लिए पति या पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना ही देनी काफ़ी होती थी। अर्थात केवल अपनी सूचना देनी मात्र होती थी कि वह आपसे तलाक लेना चाहती है, तो उसको तलाक मिल जाता था। लड़कों का परिपक्व अवस्था में 28, 29, 30, 32 की आयु में, अर्थात इस अवस्था में उनकी शादी होती थी। 28 से 32 वर्ष की लड़कियों की आयु शादी होती थी। 16 से 23 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया जाता था। विवाह प्राय परिवार द्वारा ही कराए जाते थे, अर्थात परिवार की सहमति पर भी विवाह होते थे। प्राय पति ही अपनी पति पर हावी रहते थे बच्चों। पति उन्हें पीट भी देते थे, अर्थात उनकी पिटाई भी कर देते थे। पिताओं का बच्चों पर अत्यधिक कानूनी शिकंजा या कानूनी नियंत्रण था। अवांछित बच्चों के मामलों में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार था। अर्थात पिताओं का बच्चों पर कानूनी नियंत्रण था, अधिकार था। वह अपने इच्छानुसार उन बच्चों को जीवित रखता था अथवा मार भी डाल सकता था। यह उनको कानूनी अधिकार प्राप्त था। कभी कभी शिशुओं को मारने हेतु उन्हें ठंड में छोड़ दिया जाता था, अर्थात शिशुओं को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ दिया जाता था। पिता अपनी संतान को बंधक भी रख सकता था। संपूर्ण रोमन साम्राज्य में साक्षरता की दर एक समान नहीं थी, अर्थात पढ़े लिखे लोग में भिन्नता दिखाई देती थी। जैसे मुंबई नगर की विशुवियस ज्वालामुखी के फटने से 79 ईस्वी में वह नष्ट हो गया, जिसमें इतिहासकार प्लिनी की मृत्यु हो गई, में व्यापक साक्षरता प्रचलित थी। इस शहर में आपको क्या था बच्चों? अधिक लोग पढ़े लिखे थे। रोमन सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टता इसकी सांस्कृतिक विविधता थी। संपूर्ण साम्राज्य में धार्मिक, भाषाई, वेशभूषा, खान पान, सामाजिक संगठन विविधता कायम थी। यहाँ तक कि बस्तियों के अनेक रूप थे। निकटवर्ती पूर्व की भाषा में अरमाइक थी, जबकि मिस्र में काप्टिक भाषा बोली जाती थी। तो क्या था कि रोमन साम्राज्य की विशिष्टता थी। विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा थे। साम्राज्य में धार्मिक, भाषाई, वेशभूषा और खान पान तथा सामाजिक संगठन में विभिन्नता कायम थी। विभिन्न प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती थी। प्यूनिक तथा बर्बर एवं स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी भाग में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। इनमें अनेक भाषाएं मौखिक रही होंगी जब तक उनकी लिपि का विकास नहीं हुआ। तो प्रारंभ में वो मौखिक थी जब तक वो लिखनी नहीं आती थी। आर्मियन लिपि का 5वीं शताब्दी में प्रचलन आया, जबकि 3वीं शताब्दी में बाइबल का काप्टिक भाषा में अनुवाद किया जा चुका था। अनेक स्थानों पर मौखिक भाषा का स्थान लातिनी ने लिखित रूप में ग्रहण कर लिया। विशेषकर कॉल्ट भाषा के साथ हुआ, जिसमें लिपि का प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हुआ। तो लिपियाँ, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसे जानेंगे बच्चों। रोमन साम्राज्य की 3री शताब्दी में आर्थिक व्यवस्था। आरंभ में रोम की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन था। तो प्रारंभ में लोग क्या करते थे? कृषि और पशुपालन करते थे। रोमन में क्या था? गेहूँ, जौ, जैतून, अंगूर, सब्जियां, फल फूल की खेती करते थे। यानी कि फल फूल और साग सब्जियों का उत्पादन रोमन साम्राज्यवासी करते थे। साम्राज्य में बंदरगाहों, खादानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या भी काफ़ी थी। भेड़, गाय, घोड़े, गधे पालतू मवेशी थे, अर्थात जो घरों में पाले जाते थे। पशुओं के लिए बड़े बड़े चरगाह बनाए गए थे, अर्थात उनको चराने के लिए। सैनिक गतिविधियों में वृद्धि एवं साम्राज्य के विकास के कारण कृषि के कार्य में गिरावट आई। क्या हुआ
कि सैनिकवाद को अर्थात सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि धीरे धीरे जो थी उस कार्य में गिरावट आई। लोग क्या था कि सेना में भर्ती होने लगी। राज्य की सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नागरिक खेती छोड़कर सेना में भर्ती होने लगे, अर्थात कृषि कार्य छोड़ दिया लोगों ने और सेना में भर्ती होना प्रारंभ कर दिया युवाओं ने। इसमें स्वतंत्र किसानों की संख्या में भी कमी आई, जिसका कृषि पर कुप्रभाव पड़ा। खेती का काम अब मुख्य रूप से गुलाम ही करने लगे, अर्थात जो किसान होते थे उन्होंने अपनी खेती को छोड़ दिया और अपने जो श्रमिक थे उनसे वे कार्य कराने लगे जो गुलाम की भांति थे, अर्थात उनके वे गुलाम थे, उन पर ही वहीं वो कार्य करते थे। छोटे किसान अपनी ज़मीन बेचकर शहरों में अन्य व्यवसायों में लग गए। क्या हुआ कि छोटे छोटे जो किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दिया और अन्य व्यवसायों में चले गए। जमींदार भी शहरों में रहने लगे। जो जमींदार लोग थे उन्होंने भी गांवों को छोड़कर शहरों में निवास प्रारंभ कर दिया एवं गुलामों के ऊपर कृषि कार्य को छोड़ दिया। साम्राज्य के विस्तार के साथ कुछ भागों में उन्नत कृषि होने लगी। इससे साम्राज्य के क्षेत्र में विशेष अपनी उत्पादकता के लिए विख्यात हो गए। यद्यपि रोम के अनेक बड़े हिस्से उन्नत स्थिति में नहीं थे, अतः साम्राज्य के अंतर्गत असमानता दिखाई देती थी। नीमीडिया आधुनिक अल्जीरिया के देहातों में ऋतु प्रवास बड़े स्तर पर होता था। चरवाहे जो थे वे क्या थे, अर्धयावर और मेपोलिया तक घूमते फिरते थे, अर्थात अपने मवेशियों को चराने के लिए वे दूर दूर तक जाते थे। उत्तरी अफ्रीका में जब रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो चरगाहों की संख्या घट गई। इस प्रकार चरवाहियों की गतिविधियां नियंत्रित हो गई, अर्थात वो निश्चित सीमा तक ही अपने उन मवेशियों को चराने लगे। इस प्रकार चरवाहियों की गतिविधियां नियंत्रित हो गई। स्पेन के उत्तर में केल्टाई भाषाई किसान अपने कैटेला में निवास करते थे। यह क्षेत्र भी कम विकसित था। दूसरी ओर साम्राज्य के अपने भाग अति उत्पादकता एवं भूमि की उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में थे इटली में कंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूयूम, गैलीली, बाइकेमियम, ट्यूनीशिया, दक्षिणी गोल आदि। इतिहासकार स्ट्रैबो एवं फिलिपनी का कहना है कि सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी भागों में से कुछ थे। इन स्थानों में गहन कृषि खेती की जाती थी। और खेती कौन सी होती थी बच्चों? इन क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार सबसे अधिक होती थी, जिसको रोम आदि क्षेत्रों में भेजा जाता था। इस प्रकार कैपेनियन में अंगूर का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था, अर्थात अंगूर का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। इससे बनी शराब रोम को भेजी जाती थी। स्पेन के दक्षिण में गुआडिक्विलर नदी के किनारे जैतून की फसल होती थी। इसका तेल भी रोम को भेजा जाता था, अर्थात यहाँ पर जैतून की और अंगूर की खेती होती थी, जिससे अंगूर से भी शराब बनाई जाती थी। गैलीली में बड़े स्तर पर खेती की जाती थी। अतः साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाले कृषि उत्पादों से रोम में अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थों की कमी नहीं हो पाती थी। तीसरी शताब्दी का आरंभिक चरण का एक चित्र अल्जीरिया के चर्चल नामक स्थान से मिला है, जिसमें बीज बोने, हल चलाने, अंगूर के बागों में खेती करने का दृश्य अंकित किया गया है। रोम में लोहा, तांबा, टिन जैसे खनिज पदार्थ उपलब्ध थे। तो यहाँ पर हमें और क्या मिला है? रोमन साम्राज्य में लोहा, तांबा, टिन जैसे खनिज पदार्थ उपलब्ध थे, जिनके आधार पर धातु उद्योग का विकास हुआ, अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ धातु उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुआ। अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग प्रगति पर था। सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, शीशे के सामान भी बनाए जाते थे। वहाँ बड़ी संख्या में धातु के सिक्के भी बच्चों ढाले जाते थे। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग भी विकसित स्थिति में था। जैतून का तेल तथा अंगूरी शराब का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था। तो जैतून और अंगूर का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था।
स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था, अर्थात ऊंचाइयों पर था। मिट्टी के बर्तन बनाने में रोम वालों ने महारत हासिल की थी, अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने में रोम सबसे आगे था। विभिन्न उपयोगी हेतु मिट्टी के बर्तन बड़ी बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। तरल पदार्थों को रखने एवं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए एम्फोरा बनाए जाते थे। बड़े बड़े जो है पात्र बनाए जाते थे जिनको एम्फोरा कहा जाता था। रोम में मोंटी टेस्को कियो नामक स्थान से करोड़ों एम्फोरा के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ट्रेगल 20 जिसका नामकरण पुरातत्ववेत्ता ने हेनरिक ड्रेसल के नाम पर किया गया, व्यवहार में जैतून का तेल रखने के लिए किया जाता था। तो इन बर्तनों को क्या है, इसमें जैतून का तेल भी रखा जाता था। इसके अलावा अवशेष भूमध्य सागर क्षेत्र के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए। रोमन साम्राज्य में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इसमें क्या था, भूमध्य सागर के इर्द गिर्द जल क्षेत्र शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता था। जल शक्ति से मिलें चलाई जाती थी। स्पेन से सोना चांदी की खानों की खुदाई में भी जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, अर्थात जल के माध्यम से चलने वाले पात्रों के माध्यम से। ठीक है। बाहरी पैमाने पर खनिजों निकाले जाते थे, अर्थात क्या क्या निकाले जाते थे। रोमन इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों को पार पानी लाने हेतु विशाल जल सेतुओं का निर्माण कराया था। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो रोमन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। बच्चों, साम्राज्य के विभिन्न भागों में शहरों का उदय में विकास हुआ जो व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। अब क्या हुआ, सड़कों का विकास व्यापारिक तथा सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। तो सड़कों का विकास हुआ जिससे व्यापारिक क्षेत्र और सैनिकों को उसको लाभ मिला। जहाज रानी का विकास होने से समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर द्वारा दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे, अर्थात रोमन साम्राज्य का व्यापार विभिन्न देशों से था, जिसमें एशिया, अफ्रीका, चीन, यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार में विशेष सुविधा हुई। इसी के आरंभिक शताब्दियों में कुषाण काल, भारत एवं रोम जगत का व्यापार बड़े स्तर पर होता था, अर्थात भारत का भी रोम के साथ बड़े स्तर पर व्यापार होता था। कब होता था, कुषाण काल में। चीन से रेशम मार्ग जो मध्य एशिया से होकर गुजरता था के द्वारा व्यापार किया जाता था। चीन से रेशम का आयात किया जाता था। दक्षिण तथा पश्चिमी भाग के बंदरगाहों से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता था। पांडिचेरी के निकट अरिकामेडू से एक यवन रोमन बस्ती के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर भारत के अनेक स्थलों से एम्फोरा, एरेटाइन, मृत भांड तथा रोमन सिक्के प्राप्त हुए। भारतीय वस्तुओं विशेषतः महीन मलमल, हाथी दांत, चंदन, मसाला, काली मिर्च, मोती, बहुमूल्य रत्नों की मांग रोम के कुलीन परिवारों में थी, अर्थात भारत से मलमल, हाथी के दांत, चंदन, काली मिर्च, बहुमूल्य रत्न आदि जो थे रोमन साम्राज्य के धनी वर्ग को भेजे जाते थे। महीन मलमल के कारण रोम में जब स्त्रियां इसको पहनकर निकलती थी तो नैतिक संकट पैदा हो गया। लोहे के समान छुरी कांटे का भी रोम आयात करता था। इसके बदले क्या करता था भारत, रोम से शराब, कांच के बर्तन, मिट्टी तथा इस्पात, सोने के सिक्के आदि मंगवाता था। इसके अलावा सुगंधित पदार्थ, लाल मूंगा, शराब, गुलाब, नाचने गाने वाली लड़कियां भी वहाँ को रोमन साम्राज्य को बच्चों उस समय भेजी जाती थी। वस्तुओं के बदले अधिक मात्रा में सोना आया। इस व्यापार में रोम को आर्थिक क्षति हुई। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में इस बात पर दुख प्रकट किया कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटा रहा है। उनके अनुसार व्यापार के कारण प्रतिवर्ष भारत 55 लाख सेक्टर से कम धन नहीं ले जाता। भारतीय सामानों ने रोमन पाकशास्त्र तथा औद्योगिक विज्ञान को प्रभावित किया एवं
विलासिता को बढ़ावा दिया। कुषाण तथा सातवाहन शासकों के पतन के बाद हिंदू रोमन व्यापार में गिरावट आई। कुषाण शासकों के बाद भारत और रोमन साम्राज्य के जो व्यापारिक स्थिति वो धीरे धीरे घटती चली गई। हिंदी रोमन व्यापार के अलावा स्पेन के साथ जैतून के तेल का व्यापार बड़े स्तर पर होता है। इसी से दूसरी शताब्दी में जैतून का तेल बनाने में स्पेन सबसे आगा था। इसे रखने वाले बर्तन ड्रेसल 20 के टुकड़े बड़ी संख्या में भूमध्य सागर में मिले हैं, यानी कि उसके अवशेष मिले हैं। इससे जैतून तेल व्यापार की व्यापकता का पता चलता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्पेनी जैतून तेल उत्पादकों के इतालवी जैतून तेल व्यापार पर अधिकार कर लिया था। तीसरी चौथी शताब्दी में दक्षिणी अफ्रीका उत्पादकों में स्पेनी जैतून व्यापार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। पाँचवीं छठी शताब्दियों में एगियन, दक्षिणी माइनर, सीरिया, फिलीपींस अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। विदेशी व्यापार से साम्राज्य में समृद्धि बढ़ी। संगठित व्यापारी वर्ग का विकास हुआ। बैंकिंग तथा सूद प्रथा का भी विकास हुआ। तो बच्चों, धीरे धीरे जो संकट रोमन साम्राज्य में फैला था वह धीरे धीरे समाप्त हुआ। और क्या हुआ कि तीसरी शताब्दी के में विदेशी व्यापार से देश की साम्राज्य की जो समृद्धि थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक विकास प्रगति की ओर बढ़ने लगा। असंगठित व्यापारी वर्ग का विकास हुआ और एक नया वर्ग सामने आया जिसमें सूद प्रथा का भी विकास हुआ, अर्थात कुछ लोग ब्याज पर पैसे देने लोगों ने प्रारंभ कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे रोमन साम्राज्य में बैंकिंग प्रणाली का भी आरंभ हुआ। अर्थात लोग अन्य लोगों से उन पैसों को स्वीकार करने लगे और उसके बदले में उनसे ब्याज लेते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो तीसरी शताब्दी का संकट था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा बच्चों। तो इससे आगे नेक्स्ट उसमें हम अभी जानेंगे कि श्रमिकों की समस्या या श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता था तीसरी शताब्दी तक आते आते। तो उस सब की जानकारी हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।